नमस्कार साथियों। आज अपने बीकॉम की पाठशाला द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए गजानन माधव मुक्तिबोध की कहानी पक्षी और दीमक पर आपसे बात करूंगी। साथियों, ये सामाजिक यथार्थ की कहानी है। जब हम यथार्थ कहते हैं यानी वास्तविकता, समाज न कल था, न है, न आगे होगा। समाज परिवर्तनशील ज़रूर है, लेकिन सामाजिक कुछ विसंगतियाँ, कुछ विद्रूपताएं, बदसूरती, जिसको विद्रूपता कहते हैं, सुरूप कहते हैं सुंदर, विद्रूप कहते हैं बिगड़ा हुआ, असुंदर, कुरूप। कुछ अभिव्यक्तियाँ, कुछ सामाजिक विडंबनाएं हमेशा से रही हैं समाज में, चाहे वो तब गजानन माधव मुक्तिबोध का समाज रहा हो या आज हम साथियों को इस पाठ्यक्रम में पक्षी और दीमक कहानी के माध्यम से हम उस सामाजिक यथार्थ को, उस सामाजिक वास्तविकता को आज समझेंगे। साथियों, मुक्तिबोध के रचना क्रम का संसार कह सकते हैं कि सामाजिक विसंगतियों से भरपूर था। बहुत सारी बदसूरती, बहुत सारी आसपास बिखरी हुई थी, जो मनुष्य के मन को बार बार विचलित करती थी, आंदोलित करती थी। और तभी तो जब मनुष्य का मन आंदोलित और विचलित होता है तो एक लेखक जो अधिक सचेतन प्राणी है, अधिक संवेदनशील प्राणी है, यानी कि मुक्तिबोध, सामाजिक विषमताओं की पीड़ा से घनीभूत हो जाते हैं, सामाजिक विषमताओं की पीड़ा से बेचैन हो जाते हैं और अपनी इस कहानी के माध्यम से वास्तविकता की वही भूमि तैयार करते हैं जो आज पक्षी और दीमक के रूप में, यानी इस कहानी के रूप में हमारे सामने दिखाई देती है। साथियों, ये कहानी एक फैंटेसी है। ठीक, फैंटेसी कैसी? भ्रष्टाचार या उस समय के युग की सच्चाई, उसका गहरापन, बुद्धिजीवियों में जो संघर्ष है और जो एलीट क्लास है, जो सुखी समृद्ध पीढ़ी है, जो सुखी समृद्ध समाज है, दरअसल वो समझौता परस्त है। तो समाज की बुद्धिजीवियों की संघर्षशीलता, पढ़े लिखों के बीच में भी एक समझौता परस्ती, यानी एक मानसिक गुलामी, और इस सब की छानबीन मुक्तिबोध दरअसल मानव के स्वभाव की, मानव के चरित्र की खोज कर रहे हैं पक्षी और दीमक के माध्यम से। तो साथियों, दो बातें आप गहरी जान पाए। एक तो उस समय का सामाजिक यथार्थ इस कहानी में दिखाई देता है। समाज का यथार्थ, समाज बदलता रहता है, लेकिन यथार्थ या समस्याएं या प्रॉब्लम एरियाज अगर ज्यों की त्यों हैं तो वो कहानी प्रासंगिक है। यही वजह है कि मुक्तिबोध की पक्षी और दीमक कहानी भी आज बीकॉम के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में यदि है तो प्रासंगिक है। तो कैसे प्रासंगिक है कि फैंटेसी शैली के माध्यम से युगीन भ्रष्टाचार को, युगीन सच्चाई को बड़े गहरे ढंग से और बुद्धिजीवियों के संघर्ष और समझौता परस्ती की मानसिकता को दरअसल मुक्तिबोध इस कहानी में मनुष्य के चरित्र को दिखाने के लिए या भविष्य को संवारने के लिए या हमें सेंसिटाइज करने के लिए, संवेदनशील बनाने के लिए इस कहानी का ताना बाना बुनते हैं, इस कहानी को हमारे सामने रखते हैं। समाज में चारों ओर आत्मसुख की प्रवृत्ति है। साथियों, जब मैं आत्मसुख कह रही हूँ ना, इसका मतलब कि खुद को संतुष्ट कर लो, आत्मतृप्ति, आत्मसुख, सेल्फ सेंटर्ड, स्व में केंद्रित रहना, ये समाज की सच्चाई है। चाहे उस समय का समाज रहा हो या आज का समाज है, हम आत्मसुख, आत्मरति, रति मतलब अपने आप से ही प्रेम, और सेल्फ सेंटर्ड मतलब सिर्फ अपनी सोचना, ऐसे व्यवहार से वह समाज भी ग्रसित था और आज का समाज भी वैसा ही है। एक सिंबॉलिक तरीके से, जैसे मैंने कहा कि शैली, स्टाइल जो है वो फैंटेसी है, कहानी एक सिंबॉलिक तरीके से यानी प्रतीकात्मक ढंग से मुक्तिबोध गढ़ते हैं पक्षी और दीमक के नाम से। यानी अधिक सुख बटोरने की चाहत में एक पक्षी गाड़ी वाले को अपना एक एक पंख देता जाता है और बदले में खाने पीने के लिए, यानी भोज्य पदार्थ के रूप में खाने के लिए, दो दीमक आसानी से प्राप्त करता है। हर बार ऐसा होता है कि वो एक एक पंख अपना देता जाता है और दो दीमक आसानी से प्राप्त करता है। एक दिन ऐसा आता है साथियों कि पक्षी के सारे पंख
गाड़ीवान के पास पहुंच जाते हैं और पक्षी पंख विहीन हो जाता है और उड़ने की आज़ादी खो देता है। क्यों? क्योंकि उसने स्वेच्छा से अपने सारे पंख एक एक करके गाड़ीवान को देता रहा और उसके बदले भोज्य पदार्थ यानी 2 दीमक लेता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि सारे पंख उसके समाप्त हो गए और वह उड़ नहीं सकता, बेबस है, उड़ने की आज़ादी खो देता है। और जब पक्षी उड़ नहीं सकता तो बिल्ली आसानी से झपट्टा मार सकती है, बिल्ली आसानी से उसे ग्रास बना सकती है। पक्षी का असली सुख क्या है? पक्षी की आत्मसंतुष्टि क्या है? कर्म पर विश्वास, अपने पंखों पर विश्वास, पंखों पर परवाज, उड़ान। लेकिन आधुनिक बुद्धिजीवी के लगातार समझौता परस्त हो जाने, अपने संकल्पों में मजबूत न रहने या ढुलमुल चरित्र को दरअसल मुक्तिबोध यहाँ दिखाना चाहते हैं, एक सिंबॉलिक तरीके से, प्रतीकात्मक तरीके से। और हम पाते हैं कि मुक्तिबोध ने इस कहानी में अंग्रेज़ व्यापारियों द्वारा भारतीय इकोनॉमी, उस समय की अर्थव्यवस्था, अंग्रेज़ व्यापारी व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो दिमागी रूप से भी बिजनेसमैन हैं। तो अंग्रेज़ व्यापारियों का भारतीय अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में करने की साजिश, भारतीय इकोनॉमी को कब्जे में करने की साजिश को मुक्तिबोध प्रमुख रूप से इस कहानी में दिखाना चाहते हैं। साथियों, ये सिंबॉलिक है कि पक्षी और दीमक कहानी का नाम रखा गया है, लेकिन इसके बहाने से तत्कालीन समाज के बुद्धिजीवियों का, जो बुद्धि से आजीविका कमाते हैं, उन्हें बुद्धिजीवी कहते हैं। पेशे से तमाम अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, वे सब बुद्धिजीवी कहलाएंगे। तो साथियों, दरअसल सिंबॉलिक तरीके से पक्षी और दीमक में मुक्तिबोध आपको यह बताना चाहते हैं कि तत्कालीन अंग्रेज़ व्यापारियों द्वारा भारतीय इकोनॉमी को, भारतीय अर्थव्यवस्था को कब्जे में करने की साजिश है। और ये जो पक्षी है ना, ये हम भारतीयों की मानसिकता का प्रतिनिधि है। क्या? कि हम एक 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 करके अपनी ही शक्ति उन्हें दे देते हैं और खुद को दीनहीन, क्षीण, कमज़ोर बना लेते हैं। तभी तो आसानी से शिकारी हमें ग्रास बना लेता है। कैसे? जैसे वो पक्षी एक एक पंख अपना गाड़ी वाले को देता जाता है और 2 दीमक, भोज्य पदार्थ, थोड़े से सुख, क्षणिक सुख, थोड़े से स्वार्थ के लिए, देखो सिंबल बनाओ, सिंबॉलिक बनाओ, थोड़े से स्वार्थ के लिए हम अपना शक्ति, शौर्य, अपना साहस, सब कुछ उनको देते गए, अपनी छोटी छोटी ताकत जुटाकर उनको देते गए, उनके हाथ में सौंपते गए, खुद का कंट्रोल पावर उनके हाथ में दे दिया। और अब क्या बचा कि हम दीनहीन और कमज़ोर हो गए, क्षीण हो गए और हम पर शिकारियों ने घात लगा दिया। ठीक वैसे ही जैसे पक्षी पंख विहीन हो गया तो बिल्ली ने उसे अपना ग्रास बना लिया। तो साथियों, ये दरअसल हमारी अकर्मण्यता है, ये हमारा आलस है। मुक्तिबोध इस कहानी के माध्यम से हम बुद्धिजीवियों को जगाने का काम करते हैं कि हम धीरे धीरे दीनहीन, क्षीण होते होते आलसी हो जाते हैं और यह तक नहीं समझ पाते कि हमारा सारा सुख साम्राज्य लुट गया, हमारे प्राकृतिक सुख, वैभव, संपत्ति लुट गई। किनके हाथों? अंग्रेजी व्यवसायियों के हाथों। तो एक दिन ऐसा आता है कि पक्षी का पिता पंख देते उसे देख लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि बेटा, दीमकें हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है, हमें उनके लिए, उनके बदले में अपने पंख दे देना दरअसल मूर्खता है, ये नासमझी है। और तुम ये नासमझी क्यों किए जा रहे हो? रोज़ अपना एक एक पंख क्यों दिए जा रहे हो? एक दिन तुम ऐसे कमज़ोर हो जाओगे। साथियों, ये कहानी मुक्तिबोध रचनावली में है, समग्र रचनावली, जिसमें उन्होंने पूरी अपनी कहानी और निबंध लिखे हैं। पक्षी का पिता उसे बहुत समझाता है और उसके कार्य को अनुचित ठहराता है। अनुचित है ही कि अपना ताकत, अपना शौर्य, अपना बल दूसरे को दे दो थोड़े से स्वार्थ के लिए। पर वह पिता की चेतावनी को लगातार नज़रअंदाज कर देता है और बाद में जब हम नज़रअंदाज करते हैं चेतावनी को तो हमारे हाथ क्या लगता है? पछतावा। पक्षी भी पछताता है क्योंकि उड़ने की ताकत खो चुका है, अब वह उड़ नहीं सकता, पंख विहीन हो चुका है, पंख नहीं है उसके पास। मैदान से दीमकें धीरे धीरे एकत्रित करता है। गाड़ीवान आता है तो पक्षी कहता है, देखो मैंने कितनी सारी दीमकें जमा कर ली हैं। तो गाड़ी वाला
बड़ी बेरुखी से जवाब देता है, तो मैं क्या करूं? तो पक्षी गिड़गिड़ाता है और कहता है, ये मेरी दीमकें अब ले लो, मेरे पंख मुझे वापस कर दो। मैंने इन्हीं दीमकों के लालच में, लोभ में मैं इतने दिनों तक अपने पंख तुम्हें देता रहा। अब मैंने ज़मीन से बटोर बटोर कर, क्योंकि अब मैं आसमान में तो परवाज़ कर ही नहीं सकता, अब तो मैं उड़ ही नहीं सकता, पंख विहीन हो चुका हूँ। तो अब ये दीमकें जो मैंने इकट्ठी की हैं ये ले लो, लेकिन मेरी वो असीम ताकत, उड़ान की ताकत, परवाज़ की ताकत, मेरी आज़ादी मुझे लौटा दो, मेरे पंख मुझे वापस कर दो। गाड़ी वाला व्यवसायी है, अंग्रेज़ व्यवसायी है। हम भारतीय समाज, हमारी मानसिकता, हमारा ढुलमुलपन, हमारा संकल्प शक्ति का कम होना, हम अपनी ताकत को दूसरों के हाथ देते गए। गाड़ी वाला कहता है, बेवकूफ़, मैं दीमक के बदले पंख लेता हूँ। पंख के बदले दीमक नहीं, पंख मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक ऐसे ही जैसे भारत की प्राकृतिक संपदा, वैभव, सुख, ताकत, शक्ति अंग्रेज़ी व्यवसायियों के लिए, वो तो हमें बाज़ार बनाए थे ना, तो अंग्रेज़ी व्यवसायों के लिए हम ये बाज़ार तैयार कर रहे थे, प्राकृतिक संसाधनों से उनका कच्चा माल तैयार कर रहे थे। तो सिंबॉलिक है, मैंने उसे रिलेट करते जाना, तभी कहानी अच्छे से समझ पाओगे। गाड़ी वाला धिक्कार देता है, मैं दीमक के बदले पंख लेता हूँ, पंख के बदले दीमक नहीं। मैंने दीमकें मेरे किस काम की? ये मुक्तिबोध की रचनावली में है। यह पूरी कहानी मुक्तिबोध के अंधेरे से उजाले की ओर संपूर्ण मानव प्रजाति को ले जाने की कहानी है। साथियों, ये कहानी छोटी मोटी कहानी नहीं है। सरल अंदाज से, सिंबॉलिक अंदाज से, प्रतीकात्मक अंदाज से, फैंटेसी शैली में लिखी गई ये वो कहानी है जहां तमाम सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के पीछे जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो कुचक्र की नीति है, उसका वास्तविक चित्रण मुक्तिबोध आपके सामने रख देते हैं। अंग्रेज़ व्यवसायियों की मानसिकता लूटने की, कंट्रोल पावर करने की मानसिकता को बड़ी सच्चाई के साथ, बड़ी वास्तविकता के साथ पक्षी और दीमक नामक कहानी में बड़ी बेबाकी से, बड़े साहस से मुक्तिबोध रख देते हैं। तमाम सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाली जो संस्थाएं हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं, दरअसल वो इसी भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा हैं, कलपुर्जे हैं। भाई, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक पसरा हुआ है, तो इसी भ्रष्ट तंत्र का वे हिस्सा हैं। और यही लेखा जोखा दरअसल इस कहानी का पूरा कॉन्सेप्ट है, कंटेंट है, कथा वस्तु जिसे तुम कहते हो। तो आप देखें कि सरकारी ग्रांट मंजूर होते नहीं हैं, कागजात ज्यों के त्यों फाइलों में अटके रहते हैं। सारा जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, जो वित्त विभाग है, वो थमा पड़ा रहता है, शिथिल पड़ा रहता है। ऑफिसों के बाहर, गलियारों के दूर किसी कोने में, पेशाब घर के पास, होटलों के कोने में क्लर्कों की मुट्ठियाँ जगह जगह पर भरी जाती हैं, गर्म की जाती हैं। यही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार क्या है? सूदखोरी, रिश्वतखोरी। क्लर्कों की मुट्ठियाँ गर्म होंगी, क्लर्क ऊपर के अधिकारी को, ऊपर का अधिकारी ऊपर के अधिकारी को, और इस तरह से लगातार रिश्वत से, मुट्ठियाँ गर्म करने से जाकर ग्रांट मंजूर होगा। और जब ग्रांट मंजूर होगा तब सुनवाई होगी। अब आप देखें, मुक्तिबोध उस शासन चक्र के तमाम शोषण को पकड़ने की बड़ी बखूबी, बड़े निर्भीक होकर, बड़े साहसी ढंग से मुक्तिबोध उस काले कारनामे को इस कहानी में उठाते हैं। काला कारनामा ही ये काली करतूत है, ये कुचक्र है, ये षड्यंत्र है जो सरकारी व्यवस्था से हम तुम तक पहुंचती है। तो खैर, तो ये परिस्थितियां आप क्या समझते हैं कि मुक्तिबोध के समाज की थी? अब आप साथी, हम मिलकर सुलझा रहे हैं पक्षी और दीमक कहानी। ये परिस्थितियां कंटेम्प्ररी हैं, समसामयिक हैं, प्रासंगिक हैं, आज भी ज्यों की त्यों हैं। आज भी तो यही अवस्था व्यवस्था है, आज भी इसी प्रकार सरकारी कार्यालयों में काम हो रहा है। सामान की खरीदारी हो रही है, व्यक्तित्व की खरीदारी हो रही है, चरित्र की खरीदारी हो रही है। मुट्ठियाँ गर्म की जाती हैं, दरअसल चरित्र खरीदा जाता है ना, व्यक्ति का व्यक्तित्व खरीद लिया जाता है। तो समाज का यह घालमेल जो है, दरअसल उस समय का ही नहीं, इस जीवन का, इस समाज का, इन स्थितियों का भी हिस्सा है।
और सरकारी कार्यालयों की ये जो खरीद फरोख्त है, सामान का खरीदना, भुगतान करना, व्यवस्था में व्याप्त ये जो भ्रष्टाचार है, दरअसल यही वो वास्तविकता है जिसकी ओर इशारा मुक्तिबोध करते हैं। यानी कि कभी किसी सामान की भौतिक जांच पड़ताल की नौबत नहीं आती। भौतिक जब कह रही हूँ ना साथियों, तो मतलब विजिबल, जो दिखाई दे, है ना, सब कागजी रहता है। जो विजिबल के अलावा फिजिकल, यानी कि सचमुच में क्या जांच पड़ताल होती है, नहीं, उसकी तो नौबत ही नहीं आती। और कुछ समय के लिए कहानी में बस षड्यंत्र होता है कि सामान उपलब्ध हो गया, साजिश रची जाती है कि सामान उपलब्ध हो गया। दरअसल ऐसा कुछ होता नहीं, सब दिखावा है, कागजी फाइलों में रहता है। मुक्तिबोध इन बातों को कहानी में बड़े रोचक अंदाज से रखते जाते हैं। वह कहता है, जा रहा है सूक्ष्मदर्शी यंत्र। सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहाँ है तो ये है, देखिए। क्लर्क कहता है, रजिस्टर बताता है, सब कहते हैं ये हैं, लेकिन कहाँ हैं? यह तो सब लिखित रूप में है, वस्तु रूप में, वास्तविक रूप में, फैक्चुअल रूप में, फैक्ट के रूप में कहाँ है? झूठी रसीदें हैं, झूठी रसीदें लिखने का कमीशन लिया जाता है विक्रेता से, शेष रकम जेब में भरी जाती है, मुट्ठियाँ गर्म की जाती हैं, जेबें गर्म की जाती हैं, और सरकार से पूरी रकम वसूल कर लिया जाता है। किसी खास जांच के ऐन मौके पर किसी दूसरे शहर की संस्था से उधार लेकर सूक्ष्मदर्शी यंत्र तैयार किया जाता है, उपस्थित किया जाता है, अवेलेबल, हाजिर किया जाता है। सब चीज़ें मौजूद हैं, आइए अब देख जाइए। हाँ, यह तो है, सब सामने हैं, लेकिन जांच खत्म होने पर सब गायब। याद करें, आप कॉमनवेल्थ गेम देख चुके हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिलेट करनी चाहिए कि चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर्स तैयार किए जाते हैं, रातों रात चीज़ें जुटाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, सब जांच होती है, और जांच के दूसरे दिन ज़रूरत ख़त्म होते ही सब अंतर्धान कहते हैं, गायब, तिलस्म जैसे, कुछ जादू जैसा, है ना, सब गायब कैसे? तो खर्चे का आंकड़ा दिखाया जाता है, सरकार के पास कागजात भेज दिए जाते हैं, और ख़ास मौक़ों पर ऑफिसों के धुंधले गलियारों और होटलों के कोनों में रिश्वत दी जाती है, मुट्ठियाँ गर्म कर दी जाती है। यह भी मुक्तिबोध की रचनावली में आप देखेंगे इस कहानी के माध्यम से। ये कहानी जरिया भर है, बहाना भर है, दरअसल उस समय की भ्रष्ट व्यवस्था को, सरकारी व्यवस्था को, और वही आचरण आज भी कमोबेश ऐसा है। देश की राजनीतिक स्थितियाँ, परिस्थितियाँ दरअसल स्वकेंद्रित हो गई हैं, सेल्फ सेंटर्ड, यानी आत्मसंतुष्टि, आत्मतृप्ति, मैं, मुझे, मेरा, बस इतने तक ही सीमित होकर रह गई हैं। यह आत्मसंतोष, यह आत्मतुष्टि, यह आत्मकेंद्रिता दरअसल व्यक्ति को मौका परस्त बनाती है, समझौता परस्त बनाती है, अपॉर्चुनिस्ट जिसे तुम कहते हो, है ना, और वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इस कहानी में मैदान को समतल करने के प्रकरण में श्यामला द्वारा पूछे जाने पर जवाब क्या मिलता है? अब मैं उसे उतना का क्या मतलब बताऊं? साफ है कि उस भगवे खद्दर करने वाले से मैं दुश्मनी मोल तो करना नहीं चाहता। मैं उसके प्रति वफादार रहूँगा, क्योंकि मैं उसका आदमी हूँ। व्यक्ति निष्ठा भी कोई चीज़ होती है, उसके कारण ही तो मैं विश्वास के योग्य माना गया हूँ। इसीलिए मैं कई महत्वपूर्ण कमेटियों का सदस्य हूँ। कहानी के हिस्से में आती है, ये भी मुक्तिबोध रचनावली से। यह तत्कालीन समसामयिक स्थितियाँ भी यहाँ राजनेताओं की कृपा से उनके कृपा पात्र विभिन्न कमेटियों में नॉमिनेट होते हैं। राजनेता हर जगह हस्तक्षेप कर रहे हैं। जो कंटेम्प्ररी सिचुएशंस हैं, जो इस समय की समसामयिक स्थितियां हैं, राजनेताओं की कृपा दृष्टि और लगातार इंटरफेरेंस, मतलब हस्तक्षेप रहती है।
और इस हस्तक्षेप से वे तमाम कमिटियों में घुस जाते हैं, किसी को रिप्रेजेंट कर देते हैं, किसी को नॉमिनेट कर देते हैं, और सदैव ही कृपा को उतारने के वजह में उनसे न केवल उल्टे सीधे काम करवाते रहते हैं, उनसे लगातार अपनी हामी भरवाते रहते हैं और उनका लाभ लेते रहते हैं और उनसे मुनाफा कमाते रहते हैं। मैंने कहा ना, क्लर्क से बड़े अधिकारी से उससे बड़े अधिकारी, और इस तरह से एक दूसरे की मुट्ठियां गर्म की जाती हैं और ये सरकारी भ्रष्टाचार जो है आपके सामने आता है। ये स्थितियां वही हैं जो तब भी थी। जब मैं कहती हूँ कंटेम्प्ररी है कहानी, जब मैं कहती हूँ प्रासंगिक है कहानी, तो कारण यही है कि तब की भी सरकारी जो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था थी और जो कंटेम्प्ररी सिचुएशंस थी, वे आज भी कंटेम्प्ररी हैं। आज भी वो समसामयिक स्थितियां ज्यों की त्यों हैं। ये समस्या, ये सिचुएशन तब भी थी और आज भी है। मुक्तिबोध ने, कोई भी कवि, कहानीकार, साहित्यकार दरअसल दूरदर्शी होता है बेटा। अपने आगे आने वाले युग को, प्रॉब्लम एरियाज़ को भी देख रहा होता है, उन सिचुएशंस को भी देखता है। तो अपनी दूरदर्शिता से उन सारे फैक्ट्स को उठाया, डाउट्स, प्रॉब्लम एरियाज़, फैक्ट्स, डाउट्स, प्रॉब्लम एरियाज़, यानी उन सारे तथ्यों को उठाते हैं जो जन जागृति लाए। ये कहानी आपको क्या दे रही है? मोटिव क्या है इस कहानी का? संदेश क्या है इस कहानी का? मूल संदेश क्या है? उन काले कारनामों को किसी तरह दूर किया जाए। पहले तो उनकी पहचान की जाए और फिर उनको किसी तरह दूर किया जाए। और इनकी जड़ें इतनी भीतर तक खुब गई हैं, इतने गहरे तक खुब गई हैं कि नित नई नई कहानी, नित नया नया प्रपंच, षड्यंत्र रचा जा रहा है। और जो जितने भ्रष्ट हैं, जितने सूदखोर हैं, जितने लोभी और लालची हैं, वे चमकदार, ताकतवर, रसूखदार, सत्ता, शक्ति, प्रदर्शन सब उन्हीं के पास है। ठीक है, तो मुक्तिबोध कुछ नया नहीं बता रहे, उस समय के समाज के बहाने आज के समय के समाज को भी खोल रहे हैं और हमें आपको सेंसिटाइज कर रहे हैं, हमें आपको सचेत कर रहे हैं, अलर्ट भी कर रहे हैं। ये कहानी केवल सेंसिटाइज नहीं कर रही साथियों, ये हमें अलर्ट भी कर रही है कि समाज में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है और जो भ्रष्टाचारी हैं, उनके काले कारनामों से आम जन, कॉमन मैन कितना अधिक त्रस्त है, परेशान है, दुखी है। क्यों? क्योंकि उसको अपने छोटे से छोटे काम के लिए, फाइलों तक पहुंचने के लिए, फाइल को आगे बढ़ाने के लिए, काम को आगे बढ़ाने के लिए मुट्ठियां गर्म करनी पड़ती हैं, जेबें गर्म करनी पड़ती हैं, तो वो त्रस्त है। इस सारी वातावरण से दरअसल वह मुक्ति चाहता है। ये जो परिवेश आसपास का भ्रष्ट परिवेश है, ये जो व्यवस्था समाज की है, जो विसंगति है, विसंगति उसे कहते हैं साथियों जहाँ कुछ संगत ना हो। इसलिए मैंने कहा समाज बदसूरत है। जब विद्रूप कह रही हूँ ना, तो सुरूप नहीं है और संतुलित नहीं है, तो कुरूप है, अननेचुरल है, क्योंकि अप्राकृतिक है। ये प्रकृति ने तो ऐसा नहीं सिखाया था आपको, ऐसा नहीं समझाया था। और यही दरअसल हम खुद को पहचाने, खुद के ढुलमुल व्यवहार को पहचाने, खुद के अपॉर्चुनिस्ट रवैये को पहचाने, आत्म केंद्रितता को पहचाने और फिर छटपटाएं और इससे मुक्ति चाहें। हम करप्ट हैं तभी करप्शन को बढ़ाते हैं। कॉमन मैन भी कहीं न कहीं करप्शन को बढ़ाने में जिम्मेदार है। वही तो है जो अपनी सारे साधन, सारी सुविधाएं, सारी शक्ति, अपना एक एक पंख इनके हाथ कर देता है। और जब अपना एक एक पंख इनके हाथ कर देते हो और जब अपनी आज़ादी खो देते हो और जब अपनी उड़ान नहीं भर सकते, तो फिर ऐसे में इनके मोहताज हो जाते हो। ये कहानी बड़ी भावनात्मक प्रवाह ली है साथियों। एक स्थान पे मुक्तिबोध ऐसा कहते हैं कि आईने में मेरी सूरत तो दिखाई देती है, भयानक है यह सूरत, सारे अनुपात बिगड़ गए हैं। साथियों, सूरत भयानक कब होगी? बदसूरत कब होगी? ओठ की जगह नाक, नाक की जगह आँख, आँख की जगह कान। अगर ये रंग रूप यूँ बिगड़ जाए, इनका अनुपात बिगड़ जाए, है ना, नाक 1.5 गज की लंबी हो जाए, मोटी और भद्दी बेलौस हो जाए, चेहरा बेहद लंबा और सिकुड़ जाए, सूख जाए, आंखें गड्ढेदार हो जाएं, कान नदारद, तो जैसे मैं कैसा लगता हूँ? अप्राकृतिक। मैं ऐसा तो नहीं था, जन्म से ऐसा तो नहीं था। कौन? कॉमन मैन सोचे, मनुष्य सोचे, आत्म मंथन करे, खुद के बारे में ऐसा सोचे कि ये तो मैं नहीं था, ये मैं भूत जैसा कैसा दिखाई दे रहा हूँ,
ये मेरे चेहरे पे तमाम विकृति, ये बदसूरती कैसी है? मैं अपने चेहरे की इस बदसूरती से इतना मुग्ध हूँ कि मैं इसे देखकर प्रसन्न होता हूँ और मैं अपने आप को एकटक देखता हूँ, कभी आश्चर्य से, कभी जिज्ञासा से, कौतूहल से कि ये मेरे सामने आईने में है कौन, क्योंकि ये मैं तो नहीं हूँ। तो दरअसल साथियों, ये आत्मालोचन यानी खुद की जांच पड़ताल, आलोचना कहते हैं जांच पड़ताल को साथियों, आत्मालोचन मतलब अपनी जांच पड़ताल की जाए, अपने भीतर के दुख और ग्लानि को टटोला जाए। और जब हम अपनी बदसूरत चेहरा इस तरह का शीशे में देखते हैं, आईने में देखते हैं, तो सोचते हैं हाय ये क्या, ये हम कौन थे, क्या हो गए? तो भगवे खद्दर कुर्ते वाले से मेरा छुटकारा कब होगा? इन राजनीतिज्ञों से, इनके कुचक्रों से, इनके षड्यंत्रों से मेरा छुटकारा कब होगा? मुझ में से मेरा मैं एक दूसरे को चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा। और तब लगता है कि सारे संसार में धीरे धीरे, सारे जाल में बुराई फैलती जा रही है, कुचक्र बनकर, दैत्य बनकर, दैत्याकार मशीनों के रूप में सारे संसार में। ये कब से मैं इसमें फंसा हुआ हूँ, मेरे पैर जैसे जकड़ लिए गए हैं। आज़ादी खो गई ना, जैसे पक्षी की आज़ादी खो गई, उड़ने की आज़ादी, तो मनुष्य भी अपने आप को ऐसे ही बेसहारा और असहाय महसूस कर रहा है। पसलियाँ, भीतर की हड्डियाँ चूर चूर हो रही हैं, चीख निकल ही नहीं पाती, इतना दम घोटू है ये वातावरण, ये परिवेश, कहानी का परिवेश, परिस्थितियों का परिवेश, सिचुएशन का परिवेश कि चीख निकल ही नहीं पाती, आवाज़ जैसे कंठ में, हलक में ही फंस कर रह जाती है। कहानी का ये हिस्सा है। तो भ्रष्टाचारियों और शोषक वर्ग अपने काले कारनामों से पूरे पर्यावरण को, एटमॉस्फेयर को विषैला कर रहे हैं। और वो सांप की प्रजाति के हैं दरअसल, यानी डसते हैं, निगल लेते हैं। सांप भी तो डंक मारता है, डसता है और निगल जाता है। अतः उसका खात्मा करना ही अब एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारा कौन? संपूर्ण मानवीय प्रजाति का। क्या लक्ष्य होना चाहिए? कि सांप जैसे काली करतूतें करने वाले, काले कारनामे करने वाले विषैली जीव, चाहे वो मनुष्य रूप में भी प्रजाति हो, जो डसना जानती है, जो डंक मारना जानती है, जो निगलना जानती है, इनका तो अब खात्मा होना चाहिए। मुक्तिबोध इसीलिए श्यामला के इस कथन में अपनी सहमति दर्शाते हैं, जहां सांप देखो मार डालो। सिंबॉलिक है। मैं बार बार कह रही हूँ कि कहानी फैंटेसी शैली में ज़रूर लिखी गई है, लेकिन प्रतीकात्मक है। तो सिंबॉलिक क्या है कि श्यामला कहती है, और श्यामला के मुंह से दरअसल मुक्तिबोध कहते हैं, कहानीकार कह रहा है। कहानीकार खुद मौजूद है अपनी कहानी में, और वो अपने उस कैरेक्टर से ये कहलवाते हैं, जहाँ सांप देखो मार डालो। तो अब इस प्रकार इस कहानी में हम पाते हैं कि पक्षी और दीमक एक भावात्मक भूमि तैयार करती है। भोग, पॉइंट टू बी नोटेड, आपको नोट करना चाहिए, भोग, शक्ति, दंभ घमंड, स्वार्थ, सेल्फ सेंटर्ड होना, स्वार्थ जिसको कहते हैं सिर्फ अपना सोचना, भ्रष्टाचार आदि सीमा पार जाकर दैत्य के रूप में, राक्षस के रूप में सारी व्यवस्था को दरअसल नुकसान पहुंचा रही है, तोड़ फोड़ मचा रही है, तोड़ रही है, जर्जर बना रही है। यह कहानी विकास की तमाम योजनाओं के खोखलेपन, पॉइंट टू बी नोटेड, यह कहानी विकास की तमाम योजनाओं के खोखलेपन, यानी बस वैक्यूम है, कुछ अंदर नहीं है, मजबूत कुछ नहीं है, खोखले दावे, कागजी फाइलें सिर्फ कागजों में, और भ्रष्टाचार की परत दर परत खोलती जाती है। कहानी में मुहावरेदार भाषा है, मुक्तिबोध की भाषा बहुत सुंदर है। तो और कहानी को सिंबॉलिक बनाने के लिए, प्रतीकात्मक बनाने के लिए दरअसल वे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो कई सारी भाषा का प्रयोग भी कर रहे हैं, और भाषा की तो खूबी ही मुहावरे होती है। तो मुहावरों से और प्रयोग की भाषा से, और मुक्तिबोध स्वभाव से न मन से कवि हैं, तो उनकी भाषा में वो काव्यात्मकता, वो काव्यात्मक प्रवाह या वो काव्यात्मक खूबी बखूबी दिखाई देगी। आप देखेंगे तो वो क्वालिटीज़ हैं जो एक कवि की भाषा की होती है, लच्छेदार, मुहावरेदार, सिंबॉलिक, है ना। तो उन भाषा की ये सारी खूबियाँ, भाषा का ये सारा
एक्सपेरिमेंट, भाषा का यह प्रयोग, ये प्रवाह सब आपको दिखाई देगा। अतः समग्र मूल्यांकन के रूप में, क्योंकि आज मैं कहानी की मूल संवेदना से आपको परिचय करा रही थी, तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि मुक्तिबोध की कहानी पक्षी और दीमक भावबोध की कहानी है, अपने आप से मुलाकात की कहानी है। कॉमन मैन खुद के रूप को बिगाड़े नहीं, खुद को पहचाने, बुद्धिजीवी वर्ग की चालाकियों को समझे, बुद्धिजीवी वर्ग की समझौता परस्ती को समझे, उनके ढुलमुल व्यवहार को समझे और उनकी दुविधा को समझे, सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित हो जाने को समझे। और इस रूप में सरकारी जो कार्यालय हैं, सरकारी जो व्यवस्था है, विकास का जो खोखलापन है, वो प्रासंगिकता भी साथ साथ में चल रही है। और उस सब को दिखाना कहानी में, उस सब को कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाना, संप्रेषित करना ही मुक्तिबोध का एकमात्र लक्ष्य है। तो सिंबॉलिक हैं ये आपके पक्षी और दीमक। ठीक, पक्षी खुद को क्यों कमज़ोर करता जाता है, क्यों छोटी छोटे स्वार्थ के लिए, थोड़ी सी भोज्य पदार्थ के लिए, दीमक जो उसका आहार भी नहीं है, उसके बदले वो खुद को पंख विहीन कर लेता है। एक समय ऐसा आता है कि बहुत सारी दीमकें इकट्ठी करने के बाद भी वह व्यवस्था को समझा नहीं पाता और अपने पंख वापस नहीं ले पाता। तो सिंबॉलिक है कि हम एक एक करके अपनी सारी ताकतें, अपनी सारी सुविधाएं, अपना सामर्थ्य, अपनी शक्ति इन सब व्यवसायियों के हाथ, कुचक्रों के हाथ देते जाते हैं। दरअसल हम हैं जो करप्शन बढ़ाते हैं, हम हैं जो भ्रष्टाचार की ओर उनको प्रवृत्त करते हैं, हम हैं जो उनकी छोटी छोटी दबाव को सुन लेते हैं, सह लेते हैं और मुट्ठियाँ और जेब गरम करते हैं। हम हैं कि ये कागज़ और ये फाइल और ये काम ऊपर बढ़ने नहीं देते। तो आज के लिए पक्षी और दीमक की मूल संवेदना। अगली कक्षा में मीनिंगफुल मैसेज के रूप में एक तो कहानी की सुउद्देश्यता आपको समझाऊंगी और भाषा और शिल्प पर ज़रूर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया साथियों।